नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात पीएम की सुरक्षा में चूक की। कल पंजाब में पीएम की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ, क्या वो वाकई चूक थी या साजिश? क्या जानबूझकर पीएम का रास्ता रोकने के लिए छोड़ दिया गया? पूरी घटना पर पंजाब सरकार का रवैया लचर क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब अब तक पुख्ता तरीके से नहीं मिल पाए हैं। लिहाजा पीएम की सुरक्षा को लेकर अब पंजाब से लेकर पटना तक लोगों में उबाल है। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर समझिए पीएम के सुरक्षा घेरा की एक एक बारीकी को। गुरुवार को दोपहर 1:45 के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और बुधवार को पंजाब में उनके काफिले में हुई सुरक्षा में चूक से अवगत कराया। राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक पर चिंता जताई। जाहिर है मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े नेता की सुरक्षा का मसला है। बुधवार को चुनावी राज्य पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की वो तस्वीरें हैं जिसने सियासत से लेकर पंजाब की पूरी सिस्टम का सच बता दिया। इस गंभीर घटना के बाद पंजाब से लेकर पटना तक लोगों में गुस्सा है। पटना में कांग्रेस ऑफिस के सामने पुतला फूंका गया और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की घटना की घोर निंदा की गई। हम तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम का यह कार्यालय है और यहाँ पर देखिए आप सामने, ठीक सामने यहाँ पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी समर्थित लोग हैं, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। दरअसल बुधवार को पीएम की सुरक्षा में उस वक्त गंभीर चूक की घटना हुई जब पंजाब के फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस रास्ते को रोक दिया जहां से पीएम को गुजरना था। इस वजह से प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। घटना के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौट गए। वो न तो किसी कार्यक्रम में शामिल हुए और न ही 2 साल बाद राज्य में अपनी पहली रैली को संबोधित कर सके। इस पूरी घटना को जेडीयू ने संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है, जबकि कांग्रेस अब भी थोथी दलीलें कूट रही है। पंजाब सरकार जैसी मानसिकता वाली सरकार देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा है। मैं प्रधानमंत्री जी से ये इसलिए नहीं कहूँगा कि हरकत उनके साथ हुई है। इस संघीय ढांचे के प्रमुख होने के कारण मैं प्रधानमंत्री जी से और सुप्रीम कोर्ट जो इस संविधान का संरक्षक है, दोनों से अपील करता हूँ कि पंजाब सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। किसान आंदोलन के बाद की जो हालत है, लगभग 600-700 किसानों की मौत हुई, लोगों में आक्रोश का होना स्वाभाविक है। इन सभी कारणों की वजह से प्रधानमंत्री ने खुद ही अपने कार्यक्रम को स्थगित किया। इसमें कहीं से भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। हमने प्रॉपर इंतजाम किए थे उनके सिक्योरिटी के भी और प्रॉपर इंतजाम किए थे मीटिंग के व्यवस्थित ढंग से होने की भी, लेकिन प्रधानमंत्री को एकाएक नहीं जाना था तो नहीं गए। पंजाब में जिस जगह पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ वो पूरा एरिया इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर दूर है। समझना मुश्किल नहीं है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पीएम की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। आज हम आपको समझाएंगे कि क्या होता है पीएम के दौरे को लेकर सिक्योरिटी का पूरा प्रोटोकॉल, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का घेरा कैसा होता है, कितने लेयर का होता है, सिक्योरिटी में कौन कौन शामिल होता है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे। देखिए, पहला घेरा एसपीजी कमांडो का होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश में सबसे ज्यादा कड़ी होती है, जिसका जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी पर होता है। अगर दूसरे घेरे की बात की जाए तो दूसरा घेरा पर्सनल गार्ड का होता है और तीसरा घेरा एनएसजी कमांडो का होता है। ये वही एनएसजी कमांडो होते हैं जो किसी भी ऑपरेशन में माहिर माने जाते हैं। वहीं चौथा घेरा पारा मिलिट्री फोर्स का होता है। चौथे घेरे में अलग अलग पारा मिलिट्री फोर्स के बेस्ट जवान होते हैं जिन्हें टफ ट्रेनिंग मिली होती है। वहीं पांचवा घेरा स्थानीय पुलिस का होता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं वहां के पुलिस के ऊपर
5वें घेरे की जिम्मेदारी होती है। अब पीएम का काफिला सही तरीके से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। फिरोजपुर में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ध्यान रखने वाली एजेंसी एसपीजी सिर्फ करीबी सुरक्षा घेरा ही मुहैया कराती है। अब सड़क से लेकर बाहरी घेरे तक सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस और राज्य प्रशासन की होती है। जाहिर है पंजाब पुलिस ने अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वाह नहीं किया और जिसमें पीएम मोदी को 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसे रहना पड़ा। बढ़ते आगे, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की घटना पर सीएम नीतीश ने भी चिंता जाहिर की है और चूक को निंदनीय बताया है। सीएम ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। पंजाब सरकार को प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना चाहिए था। सीएम नीतीश ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और अब आप खबर तो समझिए, संघीय ढांचे के हिसाब से भारत का सिस्टम है। अगर आप इसमें देखें तो संघवाद सरकार का वो रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार या फिर क्षेत्रीय सरकारों के बीच होता है। अब जब पीएम किसी राज्य में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ध्यान रखने वाली एजेंसी यानी एसपीजी सिर्फ करीबी सुरक्षा घेरा ही मुहैया कराती है। सड़क से लेकर बाहरी घेरे तक सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस या फिर राज्य प्रशासन की होती है। आज पीएम मोदी और नीतीश एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन 2014 हो या फिर 2017 से पहले के दौरे हों, बिहार में नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नीतीश कुमार ने हर एक प्रोटोकॉल का पालन किया है और कल फिरोजपुर में जिसका काफिला रुका वो किसी पार्टी के नेता का नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री का काफिला था। इसलिए पंजाब की घटना पर नीतीश कुमार ने चिंता जाहिर की है। जाहिर है पंजाब पुलिस ने अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वाह नहीं किया। बढ़ते आगे और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच होगी। केंद्रीय जांच गृह मंत्रालय ने जांच समिति का गठन किया है। सुरक्षा में चूक की जांच करेगी 3 सदस्यीय कमेटी और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी ये समिति। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय ने जांच समिति का गठन कर दिया है। जो सुरक्षा में चूक की गई उसकी जांच की जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। और अब बात सियासत की। बिहार में कड़ाके की ठंड है लेकिन सियासत बिल्कुल गर्म है क्योंकि आरजेडी ने नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर दिया है। बड़ी ही चालाकी से आरजेडी ने उस मुद्दे पर ऑफर दिया जिस पर नीतीश कुमार की राय और आरजेडी की राय एक ही है। क्या है वो राय और आरजेडी की तरफ से क्या ऑफर दिया गया है, ये सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। फिर इस ऑफर के पीछे की सियासत को समझिए। ये तस्वीरें पिछले साल 23 अगस्त की हैं, जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समेत 10 दलों के 11 नेताओं ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात का मकसद था जातिगत जनगणना, लेकिन नए साल के कैलेंडर के साथ ही बिहार की राजनीति भी करवट लेने लगी है। पीएम से मुलाकात के 4.25 महीने बाद आरजेडी ने एक बार फिर बड़ा सियासी दांव खेला है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि वो विकट परिस्थिति में नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। सुनिए आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह का ये ऐलान। नीतीश जी, जो आपकी सलाह, जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और निर्देश को नहीं मान रहा है,
आप उनको हटाइए। आप जरा भी तुम संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के तरफ से जो निर्देश है मैं आप सबों के सामने और बिहार की जनता के सामने रख रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा और सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। और जनगणना केवल अंकों का खेल नहीं है, समस्याओं की तलाश है। एक दूसरे के धुर विरोधी लालू और नीतीश जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक राय रखते हैं। आरजेडी इस एक राय को सियासी रुख में तब्दील करने की फिराक में है, जबकि बीजेपी मानती है कि नीतीश कुमार एक सधे हुए नेता हैं और इस तरह के सियासी जाल में वो कतई नहीं फंसेंगे। जगता बाबू का धन्यवाद करता हूं कि फिर से उन्होंने दोहराया है अपने सपोर्ट को। जहां तक इस मुद्दा का सवाल है तो इस मुद्दा पर तो हमारी पार्टी का फैसला है। हर तरह से हम अडिग हैं और अडिग रहेंगे। जातीय जनगणना अगर केंद्र की सरकार नहीं कराती है तो बिहार में जातीय जनगणना होगी ही, यह तो हमारी पार्टी का फैसला है। जो कोई भी अंतिम रूप से इस स्टैंड के खिलाफ जाएगा तो जनता उसको सबक भी सिखाएगी। यह सब लोगों को सोच लेना चाहिए और नीतीश जी का साथ देना चाहिए। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को यह एहसास हो गया है। विगत विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत उसने लगाया, अब वो कभी सफल नहीं हो सकता है। अब उनके ऊपर जो बिहार की जनता का विश्वास ही पैदा नहीं हो रहा है तो उनको लगता है कि अब इधर उधर ताक झाक करो। लेकिन नीतीश कुमार उतने कच्चे नहीं है व्यक्ति, वो बड़ा सोच समझ करके फैसला लेते हैं और काठ का हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ता है। जातीय जनगणना ही नहीं बल्कि विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर आरजेडी ने समर्थन का शिगुफा छोड़ा है, जो जाहिर तौर पर बढ़ती ठंड के बीच सियासत को गरमा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए कि आरजेडी ने नीतीश को ऑफर वाली चाल आखिर क्यों चली है। आरजेडी हर हाल में सत्ता तक पहुंचना चाहता है। आरजेडी नीतीश पर जनता के भरोसे को भुनाना चाहता है, समर्थन का शिगुफा छोड़कर सत्ता का ख्वाब देख रहा है। लालू और नीतीश एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। बावजूद इसके जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों की राय एक है, क्योंकि बिहार में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 23 अगस्त 2021 को पीएम मोदी से नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी। नीतीश कुमार के साथ ही आपको याद होगा 10 दलों के नेता भी गए थे। नीतीश कुमार ने केंद्र की चिट्ठी भी लिखी थी, जबकि केंद्र ने पहले ही साफ कर दिया है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। हालांकि केंद्र ने इस मांग को खारिज भी नहीं किया है। दरअसल विधानमंडल से 2 बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। 18 फरवरी 2019 को पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया जा चुका है और उसी का हवाला देकर आरजेडी नीतीश कुमार को समर्थन का दांव चल रहा है। बढ़ते आगे और अब बात कोरोना की। कोरोना को रोकने के लिए आज से बिहार में नई गाइडलाइन लागू हो चुकी है। कैसा रहा पहला दिन, ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना को लेकर देश भर में अपडेट आप जान लीजिए। भारत में पिछले 24 घंटे में 90,928 नए केस सामने आए हैं। वहीं अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में आज 2,379 कोरोना के मरीज मिले। पटना में सबसे ज्यादा 1,407 मरीज मिले हैं। सीएम नीतीश कुमार ने भी कोरोना की जांच करवा ली है, क्योंकि आपको याद होगा सीएम हाउस में कोरोना विस्फोट हुआ था। सीएम नीतीश कुमार की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। सीएम हाउस से आज कुल 14 लोगों का सैंपल लिया गया था। पटना के IGIMS में एक साथ 15 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं। PMCH में भी 12 डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिले हैं और अब तक बिहार में 550 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। पटना एम्स में आज 2
कोरोना मरीजों की भी मौत हो गई है, तो लगातार कोरोना के आंकड़े, संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार ने बिहार में नई पाबंदियां लगाई हैं। आज से नई गाइडलाइन लागू हो चुकी है। दूध, दवा दुकान जैसे जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें रात 8 बजे के बाद बंद रखने का निर्देश है। आज से नाइट कर्फ्यू भी लागू है। रात 8 बजे के बाद कैसा था पटना के बाजारों का हाल, बता रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें एक फैसला ये भी है कि 8 बजे के बाद तमाम दुकान बंद कर दिए जाएंगे। और इस वक्त हम आपको पटना के बोरिंग चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे दुकान 8 बजते ही दुकान बंद होने लगे हैं। और बिहार सरकार ने साफ साफ निर्देश दिया और पुलिस के अधिकारी और जो सिपाही है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम मार्केट को बंद कराया जा रहा है। जो दवा की दुकान है उसे खोला रखा जाएगा, चूँकि दवा और दूध दही जैसे जो दुकान है उसे खोला रखा जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो भी दुकान होंगे वो दुकान बंद करने होंगे। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पुलिस के अधिकारी लगातार यहां पे पहुंचे हुए हैं। बाद अगर कोई दुकान खुलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, सील किया जाएगा। हमारे साथ निहार भूषण भी है, बुद्धा कॉलोनी थाने का प्रभारी। सर, 8 बजे के बाद सख्ती दिखेगी नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उसके बाद भी कोई दुकान खुला रखा है उसके बाद फिर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दुकान सील करने का भी प्रावधान है। हमारे साथ एडीएम लॉ ऑर्डर साहब हैं, वो भी कार्रवाई की जाएगी। आज प्रथम दिन है और आज पहले दिन ही मतलब इसका प्रभाव दिख रहा है। सभी लोग स्वतः अपना बंद कर रहे हैं। अगर 8 बजे के बाद भी कोई अगर पालन नहीं करता है तो उसके दुकान को सील होगा। बिल्कुल। तो 8 बजे के बाद भी जो दुकान अगर खुल से खाना है, मतलब एकदम कड़ाई के मूड में, जरा भी ढिलाई नहीं, कोई ढिलाई नहीं। ये सील वगैरह कितने दिन तक रहेंगे सर? ये फिर एसडीएम के यहाँ अपील करेंगे, उनके यहाँ सुनवाई होगी। वो 4 दिन 5 दिन कुछ तो रहेगा जरूर। बिल्कुल। तो देखिए साफ है, तमाम जो मार्केट हैं, दुकान है, वो धीरे धीरे करके बंद होने लगे हैं। और आज पहला दिन है। पहले दिन थोड़ी ढिलाई दी जा रही है, लेकिन सख्त निर्देश भी दे दिया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए 8 बजे, मतलब कि 8 बजे और 8 बजे के बाद तमाम दुकानों को बंद करना होगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। अब आप खबर तो समझिए कि कल से लगने वाली पाबंदी आखिर क्यों जरूरी है। ओमिक्रॉन पहले के मुकाबले सबसे ज्यादा संक्रामक हो चुका है। तेजी से संक्रमण फैल रहा है, लोग बीमार होते जा रहे हैं। आज बिहार में 2379 नए केस आए हैं, मतलब हर घंटे 99 लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। कल संक्रमितों का आंकड़ा 1659 था और पिछले 24 घंटे में 720 केस बढ़ गए हैं। संक्रमण की ये रफ्तार आने वाले दिनों में ज्यादा भी हो सकती है। पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो 1 जनवरी को 281 केस आए थे, जबकि 6 जनवरी को केस बढ़कर 2379 हो गया है। 38 में से 37 जिलों में कोरोना पांव पसार चुका है, लिहाजा सावधानी बेहद ही जरूरी है। और इसी बीच आपको बिहार से बड़ी खबर बता दें, बिहार के सभी स्कूल और कॉलेज तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, बिहार के सभी स्कूल कॉलेज तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं, यानी सभी कोचिंग संस्थान भी अब बंद रहेंगे। 21 जनवरी तक बंद किए गए हैं सभी शिक्षण संस्थान और पहले की तरह ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी और सभी तरह की परीक्षा समय पर होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से सख्ती बरतते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।